Hello, good morning everyone. I hope you all are doing well. Welcome and welcome to my channel. I hope आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मॉर्निंग में जो 6 AM यानी कि सुबह की बात कर रही हूँ मैं, सुबह जो 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स को इसकी क्लासेस आ रही है, क्या आप लोग वो देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर मेरे इसी चैनल पर आप देखिए। उसके PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल क्या है मेरा? शिल्पी वर्मा 22। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी है, कोई मन में इच्छा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ चलाई गई है वो आपके बेसिकली एंशेंट हिस्ट्री की है, जिसमें आपको चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे एमपी की बात हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस की बात हो, या आरओ एआरओ जो कमिंग एग्जाम है उसकी बात हो, या यूपीएससी की बात हो, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर पीवाईक्यू को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति रहती है। पीसीएस को अगर हम स्पेसिफिक यहाँ पर टारगेट करें तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया है, तो उनको प्रैक्टिस के थ्रू आप उसको फटाफट से देखते जाइए, ठीक है। और ये जो क्लासेस आ रही हैं वो मंडे टू सैटरडे आपको सुबह 10 बजे मिलेंगी, और सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स क्विज़ जो मिलता है, करंट अफेयर्स का क्विज़ आपको मिल रहा है, उसकी जाके क्लासेस ज़रूर करिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इतना ही जितना कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? थोड़ा सा कट गया है, फिर से पढ़ देती हूँ कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। कुछ प्रश्न कल भी मैंने कराए थे, उससे भी लिंक होगा ये कुछ ना कुछ, ठीक है। ऑप्शन है बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल डिहवा, ब्रह्मगिरी। तो इसको समझिए कि कर्नाटक में मैसूर के पास जो वेलारी जनपद है उसमें स्थित है संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके आंसर यहाँ लिख दे रही हूँ, जब PDF मिलेगा उसमें इस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होना चाहिए। गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी के उपागम स्थल। वैसे मैंने कई बार आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया है, तो जो बच्चे पुराने हैं वो समझ गए होंगे। भीमबेटका में 30,000 साल पुरानी आपको इसमें जो है चित्रकलाएं मिलती हैं। तो गुफाओं में शैल चित्र के लिए बहुत फेमस है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझिए, ताकि इससे संबंधित कोई और प्रश्न आता है तो उसमें समस्या उत्पन्न ना हो। एक्चुअली ये जो भीमबेटका है वो एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन जिले, जो कि एमपी में है। तो भीमबेटका क्या है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के हर रंग को पेंटिंग के रूप में यहाँ पर उकेरा गया है, जिसमें हाथी है, सांबर है, हिरन है, इन सभी को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया। और अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान यहाँ पर की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। और बहुत हजार साल पुरानी, सबसे पुरानी भीमबेटका गुफा है। यहाँ पर उनकी सामाजिक, जो आर्थिक, राजनीतिक जो जीवन शैली थी उसको वहाँ पर उकेरने का, युद्ध इत्यादि परिस्थितियों को वहाँ पर चित्रों के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न किया गया है, ठीक है। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी ताकि आप और अच्छे से बेहतर समझ सकें। अगर मैं भूल जाऊँ तो रिमाइंड करा देना। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से संबंधित मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, घगरिया, बगही खोर और लेखिया। तो ये जो है आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इसको देखिए, इसका अब यहाँ पर जैसे और हमने प्रश्न देखे, वैसे ही यहाँ पर विंध्य क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं इसको हमें यहाँ पर समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस हमने यहाँ पर देखिए। देखिए क्या हुआ था कि डॉक्टर JN पांडे की जो एक पुस्तक है, इसको समझने के लिए समझिए मात्र, कि पुरातत्व विमर्श के अनुसार जो विंध्य क्षेत्र है उसके लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण कालिक लघु पाषाण उपकरणों के अलावा 17 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? लेखिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से कुछ जो है सुरक्षित हालत में प्राप्त हुए, और कुछ के जो अधिकांश जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ठीक है। 27 मानव कंकाल आपके लेखिया से प्राप्त हुए हैं। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों, मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो आपका जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन यहाँ ये विभाग है। ये कई बार आपसे पीसीएस में पूछा गया है। तो संस्कृति
मंत्रालय के अधीन आता है या? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सिंपल है, पर जब नहीं प्रश्न का उत्तर आता तो वही कठिन लगने लगता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को, जेम्स प्रिंसेप को। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1814, आप देखेंगे 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। किसकी बात कर रही हूँ? अलेक्जेंडर कनिंघम की बात कर रही हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर मैं पूछूं क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें, अब इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर उपस्थित है? कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ये आपके एमपी भोपाल में स्थित है। ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अलावा स्वायत्त शासी संगठन भी है। तो कहाँ पर अवस्थित है ये? भोपाल, यानी कि एमपी में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आज का, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। अब देखिए, मैंने आर्ट एंड कल्चर में कई बार आपको ये चीज़ पढ़ाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बच्चे नए उनको समझा देती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले हमें देखना है कि हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और इस सभ्यता का जो प्रथम यानी कि पहला पुरातात्विक प्रमाण है वो हमें हड़प्पा से प्राप्त होने की वजह से इसको सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और काल दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के उस समय के समकालीन थी। तो इस प्रश्न के अनुसार किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, और इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पष्ट है? पीछे की कहानी को भी समझते रहिए, और अगर आप एनसीईआरटी 6th-7th की पढ़ेंगे तो उसमें और बेहतर तरीके से आप चीज़ों को डिटेल में समझ पाएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उनकी लिपि थी, उनकी अपनी लिपि थी, उनकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, उनका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। आइए समझते हैं क्या था। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। इसलिए गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्य थी वो थी ग्रामीण सभ्यता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ये नगरीय सभ्यता थी क्योंकि वो गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, पूर्व की रखे जाने वाली, आर्यों से पूर्व की रखने जाने वाली महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृतभांड। अभी जैसा कि मैंने समझाया, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है लिपि ज्ञान और नगर नियोजन के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए जो मृतभांड है वो भी संयुक्त सिंधु घाटी सभ्यताओं को जो है आर्यों से पहले का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से जो चित्रित लाल मृतभांड हैं, जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं आप देखेंगे धूसर चित्रित धूसर मृतभांड जो है वो आर्यों के संबंधित माने गए हैं। बेसिकली आर्यों से पहले के महत्वपूर्ण कारक के रूप में यहाँ पर मृतभांड जो है वो बहुत पुराने साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और उपयुक्त सभी। देखिए अब यहाँ पर समझिए क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो संस्कृत वैदिक सभ्यता की अनेक बातों से अलग थी। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। याद है ना आपको? सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव पाया जाता है। इसीलिए इस सारे स्टेटमेंट में वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्योंकि ये विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, करेक्ट है। इसके पास चित्रलेखी
देखिए लिपि थी, ये भी करेक्ट है ना, जबकि वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। इसके बाद लोहे और शस्त्र ज्ञान का अभाव था, ये भी करेक्ट है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में लोहे शस्त्र का उपयोग किया गया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न का जो कथन है ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, उपयुक्त सभी। तो यह देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि का वाचन है वो अभी तक नहीं हो सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। और सभ्यता के संबंध में अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति की विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पुरातात्विक खुदाई से हमें इसके विषय में पता चलता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ, है ना। तो इसको समझिए, देखिए इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो इसमें पुरातत्व खुदाई के द्वारा ही हमें पता चला था, ऊपर भी यही प्रश्न है, बस उसका स्वरूप बदल दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई है मोहरें, मंदिर, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार और लिपि। तो इसमें क्या है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित जो पुरास्थलों की खुदाई हुई है उसमें वहाँ से 3000 से ज़्यादा मोहरें उस सभ्यता के हमें बारे में बताती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन है ये। और मोहरों पर वो अंकित चित्र हैं, उनके माध्यम से सैंधव सभ्यता के अलग अलग जो क्रियाकलाप होते थे, उनके जो विश्वास होते थे, उस पर प्रकाश डालता है। तो बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा जानने का जो मूल स्रोत है इन निवासियों की सभ्यता के बारे में कहाँ से पता चलता है? उनमें जो खुदाई में 3000 मोहरें निकली हैं उससे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ठीक है, इनका मानना ये है। और AGH मैके, इनका कहना है सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। मॉर्टिमर व्हीलर का कहना है पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवसन हुआ। अमल नंदा घोष का कहना है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में जो लोगों ने वाक्यांश कहे हैं वो कौन सा जो मेल है वो सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ समझिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग थॉट दिए हैं। EJH मैके, ठीक है, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है सुमेर यानी कि दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ, यानी कि दूसरा कथन तो ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि इतिहासकार DH गार्डेन मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई, यानी कि ये भी कथन ठीक है। तो अभी तक बी और सी सही हो जाता है। इस संदर्भ में अमल नंदा घोष का ये विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप ही हुआ है, ये भी कथन ठीक हो जाता है। पूछ रहे कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब वो ठीक क्यों नहीं है इसको समझिए। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F देल्स, रफील मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के कारण सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति जो है, एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा नहीं ली, इन्होंने ये क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने अपनी पुरानी मान्यता का खंडन किया और हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इसको माना। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली, इसका खंडन करके इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सही मिलान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। यहाँ पर एक सूची दूसरी सूची से मेल करना। हड़प्पा, MG मजूमदार, हस्तिनापुर, नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जॉन मार्शल, तक्षशिला, दयाराम साहनी, कौशाली, BV लाल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है ये कि देखिए अब किसके द्वारा क्या नाम दिया गया, जैसे दयाराम साहनी ने इसको हड़प्पा कहा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, देखिए दयाराम साहनी ने इसको हड़प्पा कहा, इसको पहले मैच द फॉलोइंग समझते हैं। BB लाल ने हस्तिनापुर कहा, किसने कहा? BB लाल ने हस्तिनापुर कहा। ठीक है, अब तक्षशिला किसने कहा? जॉन मार्शल ने तक्षशिला कहा, जॉन मार्शल ने तक्षशिला कहा। ये देखिए, है ना, लास्ट के बच्चा MG मजूमदार ने कौशाली कहा इसको। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है,
ए का सी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तीसरा है। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक दो चीज़ें भी पता होंगी तब भी आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो सकेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण से, वैदिक संहिताओं में चांदी के आहत सिक्कों से। तो इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले ये समझिए कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जो जानकारी थी, इससे ये तो पता चल गया कि हड़प्पा वासियों को जो है, हड़प्पा वासियों को, चलो इसका उत्तर तो भी समझाएंगे, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के बीच में इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य भी हमें मिले हैं और ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, ऐसी मान्यता है। तो इस प्रश्न के उत्तर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो चांदी से अवगत थे। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला हरा, पांडु और नीला। तो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में जब आप देखेंगे तो पैर से चालित जो चाक का प्रयोग किया जाता था, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, है ना। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था और डिज़ाइन के आधार पर आप देखेंगे इन बर्तनों को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृतभांड। तो मृतभांडों को बनाने वाली मिट्टी में थोड़ा सा रेत को मिक्स किया जाता था, जिसको पकाने में और हल्के भूरे रंग का वो जो है ये रूप धारण कर लेते थे। और इन मृतभांडों के ऊपर हिस्सों में जो है लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से अलग अलग प्रकार की चित्रकारी भी की जाती थी। कह रहे हैं कि इस रंग का उपयोग हुआ, तो यहाँ पर लाल रंग का उपयोग हुआ। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। हड़प्पा, गोदावरी, हस्तिनापुर रावी, नागार्जुनकोंडा, बैठन, कृष्णा नदी, है ना। तो यहाँ पर अब हमें समझना है इसको, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमें मिलान करना है कि किस सभ्यता का जो है, किस नदी के किनारे की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर इसको हमें समझना है, जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी की मिलान है इसका करेक्ट। ठीक है। हस्तिनापुर का कहाँ पर अवस्थित है? हस्तिनापुर का देखेंगे तो गंगा नदी। ठीक है, हस्तिनापुर। इसके बाद नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी, फिर पैठन आपका गोदावरी। तो इस प्रश्न के अनुसार कूट से अगर हम देखें तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इसमें अगर 1 2 भी पता है तो भी आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर ले जाएंगे, समझने में आसानी होगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो बेझिझक, चाहे वो कमेंट बॉक्स हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, चाहे वो मेरा टेलीग्राम चैनल हो, इन सब से आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना सहयोग बनाए रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि ये जो मेहनत आपके लिए की जा रही है उसका सभी लोग अच्छे से सदुपयोग करें और सही व्यक्ति तक इसका जो है इस्तेमाल पहुँचे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। आज के दिन आपको एक और जो है नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको RO से संबंधित PYQ को पढ़ाया जाएगा। तो उस वीडियो को भी देखिए, उसके टाइमिंग इत्यादि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी लगातार देखिए, जो दोपहर में TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो आती है उसको प्रॉपर देखिए। दोपहर में 1 बजे आती है, वो NCERT बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।